नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने जो भी अपने टारगेट बनाए हैं आप उनको अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। ऐसा मैं आशा करता हूं और मेरा आशा करना सही भी है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। अगर आपने जो सोचा है, आपके जो टारगेट्स हैं, अगर आप उनको मीट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, समझ गए ना। और देखिए, आज फिर से मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए PYQs, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। जो गत वर्षों में पूछे गए एग्जाम्स में जो प्रश्न है, यानी कि SSC में पूछे गए हैं, SSC CGL में पूछे गए हैं, MTS में पूछे गए हैं, GD में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेके आए हैं और एक सीरीज कंटिन्यू रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक दें, जिससे हमको भी पता चले कि भाई चेंजेस क्या करने हैं, आखिर जनता की डिमांड क्या है, आखिर व्हाट इज द नेशन वांट। सुना तो होगा ना आपने, बहुत फेमस एक डायलॉग है ये, तो हमें बताते रहिए। और अगर देखिए, जैसे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका जो भी पावर है ना, जो ये अंगूठे का पावर है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो पहले हम करेंगे अपना, हमें लेना पड़ेगा पेन। तो देखिए, पेन लेते हैं। सबसे पहले हमारा नोट ओपन हो रहा है, तब तक आप रेडी हो जाइए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपका PDF भी मिल जाएगा। और वो PDF कहाँ मिलेगा आपको? वो PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में सर्च करके, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से, या फिर आप हमारी जो ऐप है चयन मंत्रा के नाम से प्ले स्टोर से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए भाई साहब, हाथ पैर अपने एकदम रेडी कर लीजिए, बिल्कुल रेडी हो जाओ जंग के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विवादास्पद कानून आफ्स्पा को जून 2022 में अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था? बताइए भाई साहब, इसका आंसर क्या है? और अभी अभी भी ये न्यूज में है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर आपने करंट अफेयर को फॉलो करते हो, तो आप इसका आंसर कर जाओगे, अदरवाइज तो आपसे गलती होनी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका नागालैंड। क्या होगा आपका? नागालैंड होगा आपका करेक्ट आंसर। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब भाई साहब, बात करें कि सिर्फ नागालैंड ही होगा क्या? नहीं, तो आपको एक और चीज याद रखनी है। एक और इसका आंसर होगा, पेन का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे अभी हम। ये देखिए, एक और स्टेट है इसके साथ में, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में इसको 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के अंदर 6 मंथ, कितने के लिए? 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब आप कहोगे अप्सपा होता क्या है? तो देखिए, अप्सपा की फुल फॉर्म बताता हूं मैं आपको। सबसे मेन है, आपको फुल फॉर्म रखनी पड़ेगी याद। इसकी फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, स्पेशल पावर एक्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो कभी 1958, ये भी याद रखिएगा। होता क्या है, देखिए, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डिस्टर्ब एरिया हैं। अब डिस्टर्ब एरिया क्या होते हैं? डिस्टर्ब एरिया ऐसे होते हैं जहां इंसर्जेंसी चल रही होती है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो वहां पे सरकार को भाई साहब कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। जहां जैसे इंडिया के बॉर्डर एरिया हैं, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा एक टाइम पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल, यानी कि डिस्टर्ब एरिया था, जहां पे नक्सलवादी का बहुत ज्यादा इशू था। और वहां के जो कुछ लोकल्स ग्रुप थे, वो क्या चाहते थे? इंडिया से अलग होना चाहते थे। तो इसके लिए इंडिया ने क्या करा, एक लॉ बनाया 1958 में, जिसका नाम था भाई साहब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। नाम से क्लियर है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको एक स्पेशल पावर मिलती है। क्या पावर मिलती है? कि उनको अगर कोई संदिग्ध गतिविधि लगती है किसी इंसान के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? उसको अरेस्ट कर सकते हैं। किसी हाउस में अगर उनको अरेस्ट करना है, जाके हाउस में अरेस्ट कर सकते हैं। किसी हाउस के जाके तलाशी ले सकते हैं। अगर इन सर्टेन केसेस उनको लगता है कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है ऐसा कुछ, तो वो उसको मतलब सूट आउट भी कर सकते हैं, सीधी बात है। और ऐसा हुआ भी है। अब ये सब करने के बाद ना, उन पे कोई केस नहीं चल सकता है कि आप जाके कोर्ट में केस कराओगे भाई साहब आर्मी पर्सनल ने ये सब कर दिया। तो ये जो एक्ट है, ये पावर देता है हमारी आर्म फोर्सेस को, चाहे वो बॉर्डर फोर्सेस पे हो या क्या हो। और ये क्या है, एक एरिया में डिक्लेयर किया जाता है मिनिमम 3 मंथ के लिए, फिर इसको एक्सटेंड करता जाता है। करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारा जो गृह मंत्रालय है, जिसको हेड करते हैं माननीय श्री अमित शाह जी। ये भी याद रखिएगा। अब जैसे आपको पता है, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, तो क्विट इंडिया जब मूवमेंट हुआ था ना, तो जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस एक्ट को लाए थे। लेकिन उस टाइम पे इस एक्ट का नाम ये नहीं हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले लगा कहां पे था? ये सबसे पहले स्टेट थी नागालैंड। नागालैंड के अंदर ये स्टेट, ये
इम्पोज किया गया था सबसे पहले 1958 में। और इसका इनिशियल नाम क्या था? इसका इनिशियल नाम था भाई साहब आर्म फोर्सेस असम मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट। ये याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के बहुत बड़े एरिया पर ये पूरा का पूरा लॉ लगता था। जम्मू कश्मीर में भी रहा है। जब 1970s में इंसर्जेंसी चल रही थी पंजाब के अंदर, सिख राइट्स जो हुए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको पता हो, वहां पे ये लगा चुका है। चंडीगढ़ पंजाब के अंदर भी, ये भी मत भूलना। अब देखिए ये जो लॉ है ना आफ्सपा, इसके अगेंस्ट थोड़े बहुत मतलब प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट में, और है भी बात है कि भाई साहब कहीं ना कहीं इसका मिसयूज होता है पावर का। क्योंकि जब पावर होती है तो ये केसेस आए हैं कि जो पब्लिक का मतलब जो पीपल्स हैं उनके जो सिविल राइट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ भी नहीं होता, उनका कभी कभी हनन कर दिया जाता है। तो इस मामले में बात चलती है कि जो हमारे एक लॉ है यूएपीए, आपने सुना होगा यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये कहा गया है कि भाई आफ्सपा को हटाइए और यूएपीए के अंदर कुछ प्रोविजंस, कुछ एक्ट और थोड़े से बदल दीजिए, इसको ही रहने दीजिए ना, आफ्सपा को क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे एनजीओ जो प्रोटेस्ट करते हैं इसके मामले में। तो याद रखिएगा, अच्छे से याद हो गया आपको आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट होता क्या है। स्पेशल पावर देता है हमारी आर्म फोर्सेस को, बिल्कुल मत भूलिएगा। मेनली नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा एक्टिवेट रहता है ये। अगला हमारा क्वेश्चन भाई साहब आपसे पूछ रहा है कि जो ओपेक है उसके हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि मुख्यालय कहां पे है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके हेडक्वार्टर कहां है? वेना के अंदर, जेनेवा के अंदर। जेनेवा के अंदर लगा दो क्योंकि ओ है और बनता है ना कहीं से। देखिए अगर जेनेवा के अंदर लगाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। एक होता है पाप और एक होता है घोर पाप, तो ये घोर पाप हो जाएगा, माफ नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो इसके हेडक्वार्टर पड़ेंगे भाई साहब आपके बेना के अंदर। अब आप कहोगे बेना के अंदर, तो देखिए बेना क्या है भाई साहब, याद रखिएगा, एक देश है ऑस्ट्रिया, भूलना मत बिल्कुल भी। ऑस्ट्रेलिया जो यूरोप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत कर लेना, उसके अंदर ओपेक के हेडक्वार्टर पड़ते हैं, भूलना मत। और वेना वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी, मतलब रहने लायक अगर दुनिया का कोई सबसे अच्छा शहर है तो वो वेना है अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेस, याद रखिएगा। अब जनेवा में किसके हेडक्वार्टर पड़ेंगे भाई साहब? तो स्विट्जरलैंड जनेवा के अंदर WTO पड़ेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क में क्या है भाई साहब? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय भी यहाँ पे पड़ेंगे। पेरिस में किसके पड़ेंगे भाई साहब? तो पेरिस में आपके पड़ेंगे यूनेस्को के, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड एजुकेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल मत भूल जाना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में है भाई साहब। और ये क्या करता है, जो विश्व धरोहर साइट्स है उनको दर्जा देता है। इंडिया में टोटल कितनी विश्व धरोहर साइट है? टोटल 42 हैं, 2 अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं लास्ट मंथ में। कौन कौन सी हुई है भाई साहब? एक आपकी होयसला एम्पायर के टेम्पल है, कौन सा भाई साहब? होयसला एम्पायर के टेम्पल है। और कौन सा? शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है, इसको भी मत भूल जाना, शांति निकेतन, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, शांति निकेतन, ठीक है, याद आ गया। अब आप कहोगे ओपेक क्या होता है, तो देखिए ओपेक के बारे में बात करते हैं। ये आप यहां देख सकते हो, ओपेक क्या है कि वर्ल्ड में वो कंट्रीज जिनके पास ऑयल के बहुत ज्यादा भंडार हैं, बहुत बड़े बड़े कुएं हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक साथ आए, उन्होंने कहा भाई साहब एक ग्रुप बनाते हैं और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे कर सकें उसके लिए एक साथ आए। कैसे प्रॉफिट करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि जब इनको लगता है कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, सब क्योंकि ये क्या करते हैं, ऑयल नीचे से ड्रिल करा निकाला फिर उसको सप्लाई करते हैं, बैरल में भेजा जाता है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, सीधी बात है डिमांड कम हो जाएगी, पैसे कम हो जाएंगे, इनको प्रॉफिट कम होगा। जब इनको लगता है बहुत ज्यादा, तो क्या ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कट कर देते हैं, जिससे क्या है सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई। सप्लाई डिमांड का खेल है भाई पूरी दुनिया में। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लोग क्या है, और देख मान लीजिए 10 लीटर ऑयल है और खरीदने वाले 100 लोग हैं, बिक रहा था 100 रुपए लीटर, अब वो कोई 110 लेगा, कोई 200 भी लेगा, कोई 150 भी लेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, सप्लाई को कट कर देते हैं जब इनको लगता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ये इनका मेन काम है। जैसा कि यूक्रेन रसिया केस में हुआ था 2022 में हुआ था, जब इंडिया में ऑयल के प्राइसेस हाइक कर गए थे, 100 के पार चले गए थे, इन्होंने क्या करा था, अपना ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया था, याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। मैंने जैसे बताया कितने वर्ल्ड का टोटल 30% जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो इन्हीं कंट्रीज के अंदर आता है। सितंबर 1960 को जो बगदाद इराक के अंदर है ये फाउंड हुआ था, भूलना मत। वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। टोटल 13 मेंबर है इसके अंदर, कितने 13। ये इसका लोगो है, कभी आ जाए तो एकदम आंखों में बसा लीजिए एकदम अपने अंदर। और बात करें इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो हाइथाम अल घाइस हैं। अब भाई साहब इनका नाम प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अगर किसी को अच्छे से पता है तो नीचे करंट हमें करेक्ट कर सकता है कमेंट सेक्शन में, भूलना मत। अब ये तो ये हो गया। अब एक और ग्रुप होता है ओपेक, ये तो ओपेक हो गया जिसमें 13 मेंबर है। एक होता है ओपेक प्लस, इसको भी याद रखिएगा, जिसमें रसिया भी मेंबर है। ओपेक प्लस में कितने मेंबर हैं?
ओपेक के 13 और प्लस 10 मेंबर और हैं, तो ये हो जाता है ओपेक प्लस। अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाई साहब, आपसे पूछ रहा है नागालैंड स्टेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नागालैंड का जो स्टेटहुड है, यानी कि स्टेटहुड डे है, जब वो बना था, किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, आई होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर। गलती से भी गलत मत कर देना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें बाकी का भाई साहब, तो 9 नवंबर को कौन सा स्टेट का मनाया जाता है? तो भाई साहब ये मनाया जाता है यूके का। अब आप कहोगे यूके क्या लंदन? ये यूके लंदन नहीं है, ये कौन सा है? ये हमारा उत्तराखंड है। 1 नवंबर 2000, सन 2000 में इंडिया का 27वां स्टेट बना था। कितना बना था? 27वां स्टेट। इंडिया का 27वां राज्य बना था ये। 27वां राज्य बना था। किससे अलग हुआ था? नॉर्दर्न यूपी से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, भूलना मत। 24 जनवरी किसका है भाई साहब? 24 जनवरी बनाया जाता है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का, भूलना मत। और ये नाम कब रखा गया था इसका? 1950 में रखा गया था। 1950 में इसका नाम रखा गया था। इससे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लो इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारा, तो भाई साहब अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द, हमारा स्वर्ण कुद्दू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जो स्वर्ण कुद्दू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हमारा परियोजना है, वो किस राज्य में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की थी? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे की थी? हिमाचल प्रदेश में की थी। और हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर में की थी भाई साहब? शिमला के अंदर की थी, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब सिंपल सा है कि पानी के थ्रू टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या परियोजना बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखना इसको भी। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रनवन मिशन के कार्यालय में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कार्य करने के मामले में कौन है भाई साहब? सिंपल मतलब समझ लो कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रनवन मिशन है, उसमें टॉप किसने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा भाई साहब? इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड। रनवन का मतलब क्या हो गया भाई साहब? देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है अर्बन, एक आपका होता है अर्बन, और एक होता है रूरल। रूरल, एक आपका होता है रूरल। ये होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है रनवन। याद रखिएगा, ये हो गया आपका रर और ये बन, दोनों को मतलब दोनों जगह जो काम करे इन दोनों को मिला के बनाते हैं रनवन। अच्छे से याद रखिएगा। ये देखिए, अब बात करें इसके बारे में, तो देखिए भाई साहब इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो वहाँ यानी कि जो गांव में, जो विलेज में लोकल वहाँ का जो वो है सेल्फ सफिशिएंट बन सके, वहाँ के जो लोग हैं उनको हर जगह अलग, अपने स्टेट से अलग नहीं जाना पड़े, वहीं पे सेल्फ सफिशिएंट हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, झारखंड ने टॉप किया, टोटल 76.97 उसका क्या स्कोर रहा है। ये बात करें ऑब्जेक्टिव इसका रनवन मिशन का, तो सिंपल है, फोकस करता है सारे के सारे पैरामीटर्स पे, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वैल्यू क्रिएशन, ईएनटी सब सुविधा होनी चाहिए। ईएनटी का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट, यानी कि जो बेसिक सर्विसेज है जो हेल्थ से रिलेटेड है वो इजीली अवेलेबल हो वहां पे, उनके लिए भटकना ना पड़े। ये चीजें भी कहाँ होती हैं भाई साहब? ये चीजें भी इसके अंदर कवर की जाती हैं। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा सारी की सारी। अब बात करें किसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सिंपल मतलब ये समझिए कि एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, और ये इंडिया के पहले हमारे कौन थे? इंडस्ट्री एंड सप्लाई के मिनिस्टर थे, और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे पहले। अब किस नाम से जाना जाता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे एक पोर्ट भी है, जिसको जो कोलकाता पोर्ट है ना, उसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा जा चुका है, ये भी याद रखना, गलती से भूलना मत बिल्कुल भी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? भाई साहब ये बताइए जरा कौन सा होगा? बुलर लेक कहाँ पड़ती है? कश्मीर में। नैनी लेक उत्तराखंड में, वेम्बनाड महाराष्ट्र में, और चिल्का कहाँ पड़ेगी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने मेरा लेक्स वाला वीडियो देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर जाओगे। इसका राइट आंसर होगा भाई साहब सी, मतलब ये करेक्टली मैच नहीं करती है। कहाँ करेगी? तो देखो भाई साहब, बुलर लेक तो कश्मीर में पड़ेगी, बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ना कोई डाउट है। नैनी लेक नैनीताल में पड़ेगी, उत्तराखंड में। चिल्का लेक कहाँ पड़ेगी? उड़ीसा में। लेकिन महाराष्ट्र में भाई साहब वेम्बनाड लेक नहीं पड़ेगी, वेम्बनाड लेक आपकी आएगी केरल के अंदर। कहाँ आएगी आपकी? केरला में आएगी। केरला में आएगी, जो 96.5 किलोमीटर लंबी है, जिसके ऊपर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। अब बात करें महाराष्ट्र के अंदर कौन सी लेक है, तो भाई साहब महाराष्ट्र के अंदर है लोनार लेक। लोनार लेक है जो एक क्रेटर लेक है, इसको भी याद रखिएगा, भूलना मत। अब बात करें चिल्का लेक की,
तो देखिए भाई साहब, चिलिका लेक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो चिलिका लेक उड़ीसा में पड़ती है। हमारे यहाँ की इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है और इंडिया की पहली रामसार साइट थी। कब बनी थी भाई साहब? 1980 के दशक में बनी थी, ये भी याद रखिएगा। 80 के दशक में बनी थी चिल्का लेक, और इसके साथ में केवलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, दोनों इंडिया की पहली रामसार साइट थी। टोटल कितनी रामसार साइट है इंडिया में? अभी 46 रामसार साइट है, ये भी मत भूलना, ठीक है। टोटल 46 रामसार साइट है। चिल्का लेक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा के अंदर पड़ती है, और इसके अंदर डॉल्फिन पाई जाती हैं जिनको इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर द कंटेन्ड विद इन द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किए गए हैं? बेसिक सा फंडा है। अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है, इवन जो मेरी आपने पीवाईक्यू की सीरीज भी देखी है ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसका राइट आंसर आपका होगा बी, आर्टिकल 51A यानी कि 51 अल्फा, ये इसका राइट आंसर है, जिसके अंदर हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? 52 कहता है भाई साहब, सेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में प्रेसिडेंट होंगे ही होंगे, बिल्कुल भी आप इस पोस्ट को वैकेंट नहीं कर सकते हो, और वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है भाई साहब? ये बात करता है एग्जीक्यूटिव ड्यूटी, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी ऑफ यूनियन, यूनियन जो किसके पास होती हैं? जो बेस्ड इन होती हैं विद इन द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बेस्ड इन विद इन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव ड्यूटी में क्या आएगा कि लोकसभा राज्यसभा को प्रोरेग करना, समन करना, बुलाना, रद्द करना, ये प्रेसिडेंट के पास। सीएजी को अपॉइंट करना, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीजीआई को अपॉइंट करना, ये सारी किसके पास आती हैं भाई साहब? ये सारी की सारी आएंगी आपकी एग्जीक्यूटिव ड्यूटी होंगी 53 के अंदर। आर्टिकल 44 क्या कहता है भाई साहब? आर्टिकल 44 कहता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि ये गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं है। भूलना मत इस चीज को, इस पे काम चल रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाता है समटाइम। पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाया, गोवा, याद रखिएगा, गोवा के अंदर है, ये भी गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय धार्मिक त्योहार का संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? बताइए भाई साहब, सिंपल सा है, जो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में किसको ऐड किया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दुर्गा पूजा। भाई साहब दुर्गा पूजा, कौन सी दुर्गा पूजा? भाई साहब दुर्गा पूजा जो बहुत फेमस है, जो कोलकाता के अंदर होती है, उनको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है। दो चीजें होती हैं, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। यूनेस्को की दो लिस्ट होती हैं। टेंजिबल का मतलब होता है जैसे मेरी बॉडी है टेंजिबल है, मैं इसको छू सकता हूँ। इनटेंजिबल मेरी फीलिंग्स, जो आप समझ सकते हो क्या है इस टाइम पे, क्या है, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आगे बढ़ाओ, ये हो गए इनटेंजिबल। दुर्गा पूजा जो है एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाली गई है, अच्छे से याद रखिएगा। जो टेंजिबल की लिस्ट में भाई साहब इंडिया में इंडिया के टोटल कितनी, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या, 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लास्ट में आपको बता ही दिया है, लास्ट था हमारा कौन सा? पहली थी हमारी अजंता, कौन सा था? आगरा का किला, ताजमहल, अजंता केव और एलोरा केव 1983 में फर्स्ट यूनेस्को साइट बनी थी। लास्ट हमारी हौसला टेम्पल है, और हमारा शांति निकेतन है, जिस रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आश्रम, वो ऐड हुए हैं इसके अंदर, भूलना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है रामनवमी बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है यूपी के अंदर, मथुरा के अंदर जन्मभूमि मनाई जाती है। और अगर बात करें महाअष्टमी, तो भाई साहब नवमी के जो पहला दिन होता है नवरात्रि के लास्ट में, सेकंड लास्ट डे होता है, उसको नवाष्टमी के नाम से मनाया, महाअष्टमी के नाम से मनाया जाता है। अब भाई साहब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, जो हमारा राज्य है, वो कितने देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर है 3। अब कौन कौन से देश हैं भाई साहब? तो देखिए लगा लेते हैं। एक तो आपका उसका पड़ोसी, एक तो आपका पड़ोसी हो गया बांग्लादेश, हो गया एक आपका, कौन सा है आपका? बांग्लादेश हो गया। एक आपका नेपाल हो गया, नेपाल हो गया आपका, और एक आपका कौन सा हो गया? भूटान हो गया, भूलना मत। अब आप कहोगे सर नेपाल से कहाँ लगती है? तो भाई साहब मैप में जाके कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाके देखना, वो नेपाल के साथ में बाउंड्री से अदा करता है। ये तो हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के टोटल कितने राज्य हैं जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो अलग देशों के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करते हैं? तो टोटल कितने हैं भाई साहब? 17 स्टेट हैं, 17 स्टेट हैं हमारे, 17 स्टेट्स जिनकी क्या है भाई साहब? इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री।
इंटरनेशनल बाउंड्री है, याद रखना 17 स्टेट हैं। टोटल इंडिया की कितने देशों के साथ में, टोटल इंडिया जो है कितने देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है भाई साहब? 7 देशों के साथ में, 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज के साथ में हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं भैया साथ? तो देखिए आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और एक अपना चिद्दी पड़ोसी जो अक्सर मतलब जहां जाएगा रायता फैलाएगा, चाइना हो गया। याद रखिएगा इस चीज को भी बहुत अच्छे से। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इन द यूनियन लिस्ट? अब आप कहोगे ये क्या चीज है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो अभी आपको समझाते हैं। टोटल देखिए इसमें पहले इसका आंसर देखिए, इसके आंसर है राइट 100। अब आप कहोगे ये होता क्या है? तो देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, आपको पता है 448 आर्टिकल है, 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है। तो 7 शेड्यूल के अंदर क्या है, कुछ एक सूची दी गई है, उसमें 3 तरह की सूची दी गई है। मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कौन कौन सी सूची है। एक तो आपकी यूनियन लिस्ट है, यूनियन सूची, यूनियन लिस्ट आपकी, एक आपकी हो गई यूनियन लिस्ट, एक आपकी हो गई स्टेट लिस्ट, इसको मत भूलना, एक आपकी हो गई स्टेट लिस्ट, और एक आपकी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, इसको मत भूलना, एक आपकी हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट होती हैं। अब इन लिस्ट में होता क्या है भाई साहब? तो देखिए जो यूनियन लिस्ट है भाई साहब, इसके अंदर जो कानून बनाएगी ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी इस पे जो भी लॉ बनेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी जो भी कानून बनेंगे आपके। यहाँ पे क्या है, बोथ, दोनों मिलके बनाएंगे जो भी कानून जो भी लॉ बनना होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे, क्या कैसे लॉ होते हैं? तो पहले आइटम सुन लीजिए। आइटम मतलब ऐसे कितने मुद्दे हैं जिन पर सेंटर कानून बना सकती है, जिन पे स्टेट बना सकती है, दोनों मिलके। तो देखिए इसके अंदर टोटल आते हैं भाई साहब 100, पहले हुआ करते थे 96। याद रखिएगा 100 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सेंटर कानून बनाता है। इसमें कितने हैं भाई साहब? पहले हुआ करते थे 66, अब रह गए 61, ये भी याद रखिएगा। इसमें आते हैं 50+, याद रखिएगा 50+ हैं इसमें, ये अच्छे से याद रखिएगा। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर कानून बनते हैं? एग्जाम्पल, यूनियन किस पे कानून बना सकती है? आर्मी, ठीक है, आर्मी, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, और क्या हो गए आपके, हाईवे हो गए, हाईवे हो गए, ठीक है, हाईवे हो गए, और क्या हो गया आपका, रेलवे हो गया, रेल हो गया। ये सारे मुद्दे किसने, क्या है भैया, आप देखते हो ना, कैसा हो सकता है कि आर्मी को कोई कोई स्टेट के सीएम कहेंगे ऐसे नहीं, यहाँ वहां पे युद्ध कर दो, नहीं हो सकता ना, सेंटर ही अप्रूवल देती है ना। तो ये वो मुद्दे हो गए। अब बात करें स्टेट के अंदर, तो भाई साहब स्टेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे कलर चेंज करता हूं मैं, स्टेट के अंदर आएगा आपका सबसे पहले यहाँ, इस पे आप आइडिया लगाओगे तो क्या, पुलिस, जो पुलिसिंग है, पुलिस हो गई, हेल्थ हो गई। अब ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि सेंटर ने एक कानून बना दिया हेल्थ के ऊपर और वही स्टेट को फॉलो करना है। हर स्टेट का भाई अलग अलग हो सकता है ना, बिहार में कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, और साउथ में आप केरल में तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। तो इस पे भी कौन बनाएगा भाई साहब, स्टेट बनाएगा। अब कुछ ऐसे कानून जिन पे दोनों बनाएंगे तो क्या होगा भाई साहब, ये आपका होगा फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन पे स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, अच्छे से याद रखिएगा, इस पे दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। तो ये होती है लिस्ट, अच्छे से आपको समझ में आ गई ना। चलिए बढ़ते हैं फिर हमारी वीडियो में आगे। ये देखिए यहां से हम जाएंगे वीडियो में आगे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपसे भाई साहब, भारत के राज्य का, भारत में राज्य के राज्यपाल का जो नियुक्त करता है वो कौन करता है, बताइए जरा। बहुत बेसिक सा आंसर है, कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करते होंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर ही सबसे ज्यादा रहते हैं न्यूज में। अगर ऐसा करोगे ना तो आपसे इतनी बड़ी गलती होने जा रही है कि बस पूछो मत। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। गवर्नर को कौन अपॉइंट करेंगे भाई साहब, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, याद रखिएगा। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल कौन होता है भाई साहब हमारे, डायरेक्टली पीपल किसको इलेक्ट करते हैं, बताइए जरा किसको इलेक्ट करते हैं। हम करते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या पीएम को हम डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, बताइए जरा हाँ या ना। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, हम एज अ पीएम को डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते हैं, हम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट करते हैं। और फिर जो मेजोरिटी पार्टी जीत के आती है उसका जो हेड होता है वो पीएम अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा इस चीज को। और बात करें अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस करते हैं, यानी कि इनको अपॉइंट कर लो, इस तरीके से होता है। बिल्कुल गलती मत करना, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो देखिए ये था हमारी वीडियो का अंत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो।
और देखिए वीडियो एंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपका जो भी फीडबैक है ना वो जरूर दीजिए। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से अवेल कर सकते हो या फिर आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके जो ऐप है चयन मंत्रा के नाम से उससे भी डाउनलोड करोगे तो आपको सारी डिटेल सारी चीजें मिल जाएंगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।